इस कॉमर्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अकाउंटेंसी पढ़ने की सेशन में आज हम आपसे कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इन 5 पॉइंट्स पे डिपेंड होंगे। ये पॉइंट्स क्या हैं, इनके लिए क्या जनरल एंट्रीज की जाती हैं और इनका अकाउंटिंग पर क्या इफेक्ट होगा, इस वीडियो में आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है अदत्त। अब इस अदत्त के साथ हम एक शब्द और जोड़ेंगे, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्त व्यय, पहले इसके मतलब को समझना आवश्यक है। अदत्त व्यय क्या होता है? तो बिल्कुल सरल शब्द में, जिस वर्क को हमने किसी से करा लिया है या जिस सर्विस को हमने किसी से ले लिया है और उसके बदले उसका जो रिम्यूनरेशन है, उसका जो पारिश्रमिक है, उसको अभी हमने भुगतान नहीं किया है। मीन्स कोई ऐसा खर्च जिसका लाभ तो हमने ले लिया है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कास्ट है, उसको हमने पेमेंट नहीं किया है। तो अदत्त व्यय वे व्यय हैं जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम ले लेते हैं अदत्त वेतन, मीन्स अदत्त वेतन मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी, मीन्स वेतन अभी भुगतान नहीं किया गया है। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से इफेक्टिव होने वाले 2 अकाउंट्स हैं, 2 हेड हैं, पहले तो हमें उन्हें पहचानना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 हेड होंगे। एक तो हमारे पास हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा सैलरी अकाउंट। ठीक है। जब हमने आपको अकाउंट, स्पेशली खाते क्या होते हैं और खातों के प्रकार के बारे में हमने बताया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस में अगर आउटस्टैंडिंग लग जाता है, अदत्त लग जाता है ना, या जो भी खाते ऐसे हैं जिनमें अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, तो वे नॉमिनल अकाउंट, आपके पर्सनल अकाउंट का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो ये किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा होगा जिस व्यक्ति को ये सैलरी मिलनी है। ठीक है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब ऐसी स्थिति में दूसरा आपका है सैलरी। सैलरी एक व्यय है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो ये नॉमिनल अकाउंट के थ्रू तो सीधा सीधा हो जा रहा है, हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्सनल अकाउंट है, ये किसी पाने वाले व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट करते हैं। सॉरी, पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट तो करते हैं, लेकिन यहां पर ये अभी पेमेंट नहीं किया जा रहा है। मींस ऐसा व्यक्ति, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, हमारे दायित्व क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इसीलिए स्पेशल है कि इस पे जो अकाउंट गोल्डन रूल्स हैं वे सीधे सीधे अप्लाई नहीं हो जाते, बल्कि वो थोड़ा सा घूम के उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि अगर अदत्त वेतन है या कोई भी व्यय अदत्त है, अदत्त किराया, अदत्त मजदूरी, ठीक है, अदत्त ब्याज, तो ऐसी स्थिति में हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो एंट्री आपकी बन जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे। सपोज दैट ये अदत्त वेतन की अगर हम एंट्री करना चाहें तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट।
सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, नरेशन इसका बन जाएगा बीइंग सैलरी ड्यू रुपीज, कितना सैलरी ड्यू है ये आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से पहला पॉइंट अदत्त व्यय क्या होता है और हम अदत्त व्यय के लिए क्या प्रविष्टि करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका पूर्व दत्त। पूर्व दत्त को इंग्लिश में हम प्रीपेड के नाम से जानते हैं। प्रीपेड, यहाँ पे व्यय और लगा देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे हमने सेवाएं तो ले ली हैं लेकिन हमने उसका भुगतान नहीं किया है, ऐसे कभी कभी ये होता है कि हमने भुगतान तो कर दिया है लेकिन सेवाएं नहीं ली हैं। मींस हमने पेमेंट उसका पहले कर दिया है, पेमेंट एडवांस में किसी व्यक्ति का कर दिया है लेकिन उस व्यक्ति ने अभी हमारे काम को किया नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। नाम से स्पष्ट, प्री मींस पहले, पेड मींस भुगतान कर दिया गया, मींस जिस खर्च को, जिस व्यय को पहले भुगतान कर दिया उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब यहां पे भी हम मान लेते हैं कि इन्होंने बीमा इंश्योरेंस का इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक व्यय लेते हैं पूर्व दत्त बीमा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। सपोज दैट आपके पास इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने इंश्योरेंस को आगे के पीरियड के लिए पे कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज की जाएंगी ये देखना है। अब यहाँ पे भी हमारे प्रभावित होने वाले दो खाते हो जाएंगे। एक तो हमारा हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और दूसरा हमारा हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट। यहां पे भी हम लगाकर देखते हैं तो इंश्योरेंस से तो क्लियर है कि इंश्योरेंस व्यय है। इंश्योरेंस क्या है? व्यय है, और हमने इसे एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, इंश्योरेंस को हमने एडवांस में पे कर दिया। अब एडवांस में पे करने के बाद जो ये व्यय के रूप में था अब ये हमारी संपत्ति के रूप में हो जा रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस हमारा किस रूप में हो जा रहा है? संपत्ति के रूप में हो जा रहा है। इसके कारण हमारी संपत्तियों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो जब संपत्तियों में वृद्धि हो रही होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब प्रीपेड इंश्योरेंस ये एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस के रूप में शो जरूर हो रहा है लेकिन इसका जो नेचर है, इसका जो वर्क हो रहा है ये एक संपत्ति के रूप में बन जा रहा है क्योंकि आपने इसको एडवांस पे कर दिया। जबकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये पर्सनल अकाउंट, हमने बताया था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अकर्ड और अनअकर्ड शब्द अगर यूज हो जाए तो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट हो गया तो किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करने लगा, किसी व्यक्ति के पाने की तरफ इंडिकेट करने लगा। तो यहाँ पे हमने प्रीपेड जैसे किया, कोई व्यक्ति पा गया तो उस व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए हमने प्रीपेड शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और दूसरा इंश्योरेंस, ठीक है ना, इंश्योरेंस अब व्यय नहीं रह गया, आपने इसको पे कर दिया है तो ये एसेट्स का रूप धारण कर लिया, इसके कारण आपकी एसेट्स में वृद्धि हो जा रही है, इसके लिए इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो ये भी स्पेशल एंट्रीज के थ्रू इसको हम हैंडल करते हैं। और इसके लिए जो आपकी जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, वहां पे आप करोगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस है तो आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। नरेशन होता है इसका बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड रुपीस, जितना भी आपने इंश्योरेंस को एक्स्ट्रा पे कर दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हमें डिस्कस करना है वो है उपार्जित। ठीक है, इसके साथ एक शब्द हम और जोड़ लेते हैं, उपार्जित आय। इसकी इंग्लिश हो जाएगी एकर्ड इनकम। ठीक है, व्यय उपार्जित नहीं होगा बल्कि आय ही उपार्जित होगी, कोई इनकम हमारी जनरेट होगी। ठीक है, अभी यहाँ उपार्जित आय का मतलब क्या है? ऐसी इनकम जिसे हमने या हमारी संस्था ने कमा लिया है, जनरेट कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है, लेकिन किसी कारण से हमें वो मिल नहीं सकी है। मींस वो हमारी करंट ईयर की इनकम है, हमने उस इनकम को इसी वर्ष में जनरेट किया है, लेकिन वर्ष के अंत में हम देख रहे हैं तो हमें वो इनकम मिल नहीं सकी है, बल्कि वो इनकम हमें आगामी के वर्षों में मिलेगी। मींस आने वाले नेक्स्ट ईयर में मिलने के पूरे चांस हैं, लेकिन करंट ईयर में मिलने के चांसेस नहीं हैं। तो सपोज दैट इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एकर्ड, इसको आपको हो जाएगा उपार्जित ब्याज ले लेते हैं, उपार्जित ब्याज। ठीक है, एकर्ड इंटरेस्ट। अब अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हमें मिलता है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? उपार्जित ब्याज। तो यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे जो इफेक्टिव जो प्रभावित होने वाले हेड हैं वो भी यहाँ पे 2 हेड हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से 2 हेड हो जाएंगे हमारे पास? एक तो हो जाएगा एकर्ड इंटरेस्ट, उपार्जित ब्याज, और दूसरा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका एकर्ड इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। यहां पे देखिए इंटरेस्ट मींस ब्याज। यहां पे ब्याज क्या है? हमारा फायदा है। ब्याज हमारा फायदा है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है आय वाला आपको धनी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट तो जो आपने कमाया है इस वर्ष वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा एकर्ड इंटरेस्ट, जिससे यह ब्याज मिलना है। ठीक है, जो इस ब्याज को देने वाला है, चाहे या तो वो कोई संस्था होगी या वो कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, तो चाहे वो संस्था हो चाहे वो व्यक्ति हो, वो एकर्ड शब्द भी लगा हुआ है। हमने आपसे फिर एक बार आप बता रहे हैं कि अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकर्ड और अनएकर्ड शब्द अगर लग जाते हैं तो हमारे एक्सपेंस को और हमारी इनकम को पर्सनल अकाउंट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एकर्ड इंटरेस्ट है, ब्याज उपार्जित है, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है। अब पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है इसका मतलब कोई इसको देने वाला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति से पेमेंट करने वाला व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है। तो देने वाले को, ठीक है, वैसे नियमता तो अगर पर्सनल अकाउंट का नियम आप लगा रहे हैं तो पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ये मिला नहीं है। ठीक है, आपको ये मिला नहीं है। ठीक है, इनकम है, एक ऐसी इनकम है जो कि आपको रिसीव नहीं हो सकी है। तो इंटरेस्ट तो इनकम होने के नाते क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? इंडिकेट कर रहा है कि ये मिलेगा किसको? तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा। आप एक पर्सन है, पाने वाले को ऋणी करते हैं, तो इसके अंदर पाने वाला व्यक्ति इंक्लूड है। इसके कारण इसे हम क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। और जो उपार्जित ब्याज या एकर्ड इंटरेस्ट होगा उसके लिए आपकी जो एंट्री तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी एकर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट अकॉर्ड रुपीज, जितना भी आपको मिलने वाला अमाउंट है। ठीक है, तो ये भी स्पेशल एंट्रीज में आपने ये थर्ड पॉइंट देखा, उपार्जित आय, अकॉर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं अनुपार्जित। ठीक है, अनुपार्जित आय, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लेते हैं, अनुपार्जित आय। इसको अनएर्न्ड
भी कहते हैं अनअकर्ड, ठीक है, इनअकर्ड, तो यहां पे हो जाएगा आपका अनअर्न्ड इनकम, मींस ऐसी इनकम जो कमाई ना गई हो लेकिन हमें मिल गई हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आनुपार्जित। चलिए यहां पे एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, आनुपार्जित कमीशन। ठीक है, आनुपार्जित कमीशन। अब इसको हम जर्नल एंट्री में कैसे शो कराएंगे ये देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भी प्रभावित होने वाले दो पक्ष हमारे पास होंगे। यहाँ पर देखिए अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित में भी वही चीज थी, ठीक है, और अनुपार्जित कमीशन में भी वही चीज है। यहाँ पे तो एक खाता आपका हो जाएगा कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन हो जाएगा, अनअर्न्ड कमीशन। यहाँ पे ये सही ये दो हेड बनेंगे, एक हेड बनेगा आपका अनअर्न्ड कमीशन और दूसरा बनेगा बैंक या कैश। तो बैंक या कैश की अमाउंट आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा और अनअर्न्ड कमीशन आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम एंट्री करेंगे वो हो जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड commission account being unearned commission received rupees, जितना भी आपने अनअर्न्ड कमीशन के रूप में रिसीव कर रखा है, ठीक है। आपका लास्ट पॉइंट है अशोध ऋण। इसको हम डूबत ऋण के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश उसकी होती है बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है, DEBTS है, इसमें बी साइलेंट है, इसको बोलते हैं बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है वास्तव में, जो अशोध ऋण है उसका जो कॉन्सेप्ट है कि हमें किसी व्यक्ति से धनराशि मिलनी है। अब मिलने के पीछे दो रीजन हो सकता है, एक तो हमने उस व्यक्ति को उधार दिया हो, या दूसरा कारण हो सकता है हमने उस व्यक्ति को उधार माल बेचा हो। तो दोनों ही सिचुएशन में यदि हमने उसको उधार माल बेचा है तब भी वो हमारा देनदार है, और अगर हमने उसको उधार धनराशि दे रखी है तो भी हमारा वो देनदार है। तो दोनों ही स्थितियों में देनदार का संबंध सीधा सीधा बैड डेट्स होता है। मींस देनदार ने किसी भी कारण से अगर हमें पेमेंट नहीं किया और उस पेमेंट नहीं करने में हमने यह महसूस कर लिया कि यह धनराशि हमारी डूब गई, इन फ्यूचर अब हमें मिलने वाली नहीं है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ऐसी धनराशि जिसे मिलने की संभावना नहीं रह जाती है, या जो धनराशि हम डूबा हुआ मान लेते हैं उसे बोलते हैं डूबत ऋण। और उसके लिए हम जो खाता खोलते हैं वो खाता कहलाता है बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट, अशोध ऋण। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रभावित होने वाले दो पक्ष होंगे वे कौन कौन से होंगे, एक तो प्रभावित होने वाला पक्ष हमारा डेटर हो जाएगा, और दूसरा जो पैसा डूबने के कारण हम जो दूसरा अकाउंट नया क्रिएट करेंगे वो आपका हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए डेटर तो एक पर्सनल अकाउंट है, और ये हमें पे करने वाला है। तो पे करने वाला होने के कारण जब पर्सनल अकाउंट में पे करने वाला है तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैड डेट्स जो राशि हमारी डूब जा रही है वो हमारा क्या है, नुकसान है। नुकसान हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, व्यय व हानि को डेबिट करते हैं, ऋणी करते हैं, इसके कारण हमारा बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स मींस ऐसी राशि जो हमें मिलनी थी और वो आज की डेट में डूब गई है, हमारा नुकसान हो गया। इसके लिए जो जर्नल एंट्री आपकी बन जाएगी उसको हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, डेटर अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग
बाय डेट्स मेड रुपीज, जितना अमाउंट आपका डूब गया हो उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट आप बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह डूबी हुई राशि हमें दोबारा मिल जाती है। मींस जिस व्यक्ति को हमने ये सोच लिया कि यह व्यक्ति हमें भुगतान नहीं करेगा और उसकी राशि को हमने डूबा हुआ मान लिया और अपने बैड डेट अकाउंट को हमने ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर पता लग रहा है कि वो व्यक्ति आ रहा है और अपने उस डूबी हुई राशि को हमें वो पे कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी दो खाते बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बैड डेटर तो हमारा चूंकि खत्म हो गया था, जब हमने इसको बैड डेट्स में डाल दिया उसी टाइम हमारे डेटर ग्रुप में खत्म हो गया था। अब दो खाते बन जाएंगे, एक तो जो हमने बैड डेट्स में डाल रखा था, हमारे पास वो पुराना खाता है जिसे हमने बैड डेट्स में डाल रखा था, ठीक है। तो और दूसरा यहाँ पे हमें कैश मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, उसने नगद दिया तो कैश और अगर चेक दिया तो बैंक मान लेते हैं। तो दो खाते हुए हमारे पास, एक तो जो पैसा मिल रहा है वो सीधा सीधा कैश और बैंक अकाउंट को इफेक्टिव करेगा और दूसरा बैड डेट्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट को हम बैड डेट्स अकाउंट न लिख के लिखते हैं यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, रिकवर्ड अकाउंट। इसका सीधा सीधा संबंध ये है कि अगर आप इसे भी बैड डेट्स लिखते हैं तो बैड डेट्स यहाँ पे डेबिट हुआ था और फिर यहाँ पे भी अगर ये केवल बैड डेट्स लिखते हैं तो ये हमारा फिर नुकसान हो जाएगा और नुकसान होने के कारण ये फिर डेबिट में चला जाएगा, तो हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटी को ये क्या करेगा, एकदम डिस्टर्ब कर देगा। तो इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो जहां पे बैड डेट्स अकाउंट हमारा लॉस है वहीं पे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा इनकम का अकाउंट हो गया, क्योंकि ये हमें पैसा मिल रहा है, ये देने वाला हो गया, ठीक है। इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा कैश या बैंक, ये रियल कैश रियल अकाउंट के थ्रू और बैंक पर्सनल अकाउंट के थ्रू क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। और जब ये डूबी हुई राशि हमें दोबारा पुनः मिल जाती है तो उसके लिए हम जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे, कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक से मिल रहा है उसको बैंक में जमा करते हैं तो हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा मिल रहा है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से। नरेशन इसका बनेगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज, ठीक है। इस तरह से आपको इस वीडियो में कुछ स्पेशल एंट्रीज देखने को मिली जिनमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अकर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड, इतनी बातें देखने को मिली। ये सारी एंट्रीज स्पेशल एंट्रीज के थ्रू आती हैं, ठीक है ना। इसमें हमने आपको एक एक पॉइंट पे होने वाले इसके इफेक्ट को और इसके द्वारा किस तरह की जनरल एंट्री तैयार होगी इसके बारे में आपसे बात कर ली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स जनरल एंट्री में कैसे मैनेज करने होंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको इन सारे पॉइंट्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।